सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRNS 35वां कोड है। चलिए सवाल को बनाते हैं सवाल नंबर 1 से। एक नंबर सवाल का आता है एक घन के आयतन 512 है। कोई घन का आयतन है तो घन का आयतन हमको पता है कि घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू है तो भुजा क्यू हमने लिख दिया। इनका आयतन है 512 तो 512 है तो भुजा क्यू। तो भुजा बराबर आपकी कितना 8 का क्यूब होता है, इसीलिए भुजा बराबर 8 निकल गया। तो आंसर चाहिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा 8 निकालें, 8 का स्क्वायर हो गया 6 गुना 64। हल करेंगे आंसर हो जाएगा। इसी को हल करने पर आपका 384 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। यह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 2 पर आइए। 2 को देखिए, 2 को समझिए। सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 कहता है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन से दोगुना है। कोई घनाभ का आयतन है वो घन के आयतन से दोगुना है। यदि घनाभ के भुजाएं 9, 8 और 6 है तो घनाभ की भुजाएं, तो घनाभ का आयतन हम निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 9 गुना 8 गुना 6। ये घनाभ का आयतन हो गया। तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन हो जाएगा इसका आधा, क्योंकि ये दुगना है इससे, तो ये इसका वैल्यू निकालने के लिए ये आधा हो जाएगा। 9 गुना 8 गुना 6 ये बटा 2 कर देते हैं, घन का आयतन हो गया। अब उसके बाद तो कहता है इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू बराबर हम इसको 4 बार में काट सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुना 3, 4 को 2 गुना 2 और 6 को 3 गुना 2। सबको गुना करने की ज़रूरत नहीं। गलती कहाँ पर होता है, स्टूडेंट यहीं पर गुना कर लेता है। तो गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है। गुना कीजिएगा तो और फंस जाइए, गुना करना नहीं है। अब यहाँ पर इसको भुजा क्यूब बराबर इतना, तो भुजा बराबर क्या, जिसका क्यूब बन रहा है, ये 3 का क्यूब बन गया तो ये 3 बाहर निकल गया। 2 का क्यूब बन गया, 2 बाहर निकल गया, इसीलिए घन की भुजा 6 हो गया। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर बराबर 216। आपका आंसर हो गया, ये उत्तर होगा 216। चलिए सवाल नंबर आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 पर आइएगा। 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 नंबर सवाल का था 25 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? 25 सेंटीमीटर कोई भुजा है। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे? तो कितने के लिए भाग होता है, तो भाग कर लीजिए। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो भुजा क्यों, घन का आयतन क्या, भुजा क्यों। जिसको पिघलाना है उसका क्यूब कर लिए और जिसको बनाना है उसका क्यूब करके भाग दे देना है। 5 सेंटीमीटर बनाना है तो 5 का क्यूब कर लेना है। बस इसी को हल करना है। 5 बार में इसको काट सकते हैं, 5 बार में ये कट जाएगा। कितने बनेंगे, मतलब 125 बनेंगे। 125 ये संख्या होगी, आंसर होगा। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि डिवाइड करना है। जिसको पिघलाना है उसका आयतन को पिघल दीजिए, उसका जिसको बनाना है उसके आयतन से भाग दीजिए, संख्या निकल जाए। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई 6, 8, 10 है। लोहा का 3 घन है, 6, 8, 10 है। इन्हें पिघला दिया। यहाँ पर लोहा का 3 घन है, एक 6 सेंटीमीटर वाला है, दूसरा 8 है और तीसरा 10 है। अब कहता है कि इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया है। तो प्रत्येक घन की लंबाई क्या होगी, यानी कि घन की लंबाई क्या होगी, इसका लंबाई बताना। इसे पिघला दिया, तो पिघला दिया मतलब इसका आयतन पिघलेगा। 6 का आयतन 216, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, इसको पिघला दिए। 10 का क्यूब 1000। इसको पिघलाने के बाद टोटल कितना पिघल के हो गया आयतन, तो इसको जोड़ेंगे 1728 हो जाएगा। 1728 हो गया, ये आयतन हो गया। तो इसको पिघलाने के बाद एक नया घन बनाया, तो उसका भी आयतन तो इतना ही होगा, 1728 होगा। 1728 हो गया तो भुजा बराबर आप लिख सकते हैं। बस इसका क्यूब देखिए कि ये किसका क्यूब आता है। तो किसका क्यूब आ रहा है, यहाँ पर देखना है कि 12 का क्यूब आपका आ जाएगा। 12 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, यहाँ पर 1728 हो जाएगा। आप बोलेंगे कि 12 के क्यूब क्यों सोचे, ऑप्शन से भी सहारा लेना है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन 18। यहाँ पर देखिए लास्ट में 8 पुराना है, तो 2 का क्यूब होगा तो 8 पुर जाएगा। 4 का क्यूब होगा, 4 चौक 16 चौक 64, 4 पुरा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 का क्यूब करेंगे, 6 लास्ट में है, ये गलत हो गया। 8 का क्यूब करेंगे, 8 8 64, 64 8 है, यानी कि लास्ट में 2 आएगा,
लेकिन 2 यहाँ नहीं आना चाहिए, 8 आना है। तो 8 के लिए सिर्फ 12 आ रहा है, इसलिए आपका आंसर भुजा की लंबाई 12 हो गया। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 5 पर आइए। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर सवाल का आता है एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी सवाल आपने पढ़ा है कि 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 150 हो गया। 150 हम लिख दिए, तो 6 बार में इसको काटेंगे 25 हो गया, 25 बार में यह कट जाएगा। अब उसका भुजा बराबर कितना हो गया 5, भुजा बराबर ये 5 बन गया। अब उसके बाद कहता है कि इनका आयतन क्या है, तो आयतन बराबर भुजा क्यूब, तो 5 का क्यूब कर लिए, 5 का क्यूब 125, ये उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ये 5 नंबर सवाल था। 6 नंबर की ओर बढ़ेंगे, 6 नंबर पर आते हैं। सवाल बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस नहीं होने के कारण सवाल नहीं बन पाता है। अगला सवाल में प्रैक्टिस रहेगा तो फिर सवाल बना सकते हैं। 6 नंबर सवाल का आता है धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 है। धातु का बना एक घन है, प्रत्येक भुजा 12 है, इन्हें पिघलाकर छोटा छोटा घन बनाया गया। तो 12 है, एक भुजा 12 है, इसे पिघलाकर छोटा छोटा घन बनाया गया है। अब उसके बाद यदि कहा कि इन दो घनों के भुजा की लंबाई 6 8 है, तो हमको कहता है तीसरे घन की भुजा की लंबाई क्या होगा। तो अगर इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो आपका आंसर होगा, एक बार प्रोसेस से बना देते हैं। प्रोसेस से बना देते हैं तो यहाँ पर कहता है 3 घन को हम पिघलाए, 3 घन को पिघलाए। अब पिघलाने के बाद 12 सेंटीमीटर ये भुजा वाला तीसरा घन बना। सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। धातु के बने एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है, यानी धातु का एक घन है, उसका प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है। इसे पिघलाकर 3 छोटा छोटा घन बना गया। इसको पिघलाया मतलब 12 के क्यूब को पिघला दिया। अब 3 छोटा छोटा घन बनाया, 6 का क्यूब बन गया, 8 का क्यूब बन गया, और तीसरा कितना बड़ा हमको नहीं पता है, तीसरा क्या भुजा की क्यूब हो गया। कहा तीसरे भुजा की लंबाई क्या होगा। अब 12 के क्यूब कीजिएगा, 12 के क्यूब में इसको जोड़ के घटाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसको हल करने में तकलीफ होगा। तो ट्रिपलेट का नियम का अप्लाई कीजिए। तो 12 है, यहाँ पर 12 बराबर यहाँ देखना है, यहाँ पर 6 8 और देखिए 6 8, पहले आप जानते हैं ट्रिपलेट 3 4 5 जानते हैं, 3 4 5 जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट में क्या किया गया, ये ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की भुजा होती है, 3 4 5 होता है, ये बैठता ही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कितने से गुना किया 2, तो इसमें 2 से गुना किया 6, इसमें 2 से गुना किया 6 हो गया। तो इसमें कितने से गुना होगा, तो कितने से गुना हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना हो जाएगा तो यह 10 होगा। इसलिए आपका भुजा 6 8 10 होगा, इसलिए तीसरी भुजा की लंबाई 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यह उत्तर हो गया, और कुछ नहीं करना। ऐसे भी देखिए इसको जोड़े 4 3 7 5 12, 12 इधर आया तो 12 इधर आएगा, सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, 4 3 7 5 12 हो गया। तो इसमें गुणज कितने का किया, 2 से यहाँ गुणज किया, तो 2 से तीसरी भुजा में हो जाएगा, तो तीसरी भुजा की लंबाई 10 हो रही है। याद है तो इसको हल कर सकते हैं, आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन आपको याद रखना 3 4 5 ट्रिपलेट है, इसमें जितने से गुना करना कर लो। यहाँ पर अगर 3 से गुना करता तो 9 12 और 15 ये भी होता, अगर ये दोनों दिया रहता तो ये 15 होता, और 5 से गुना कर लेते तो 15 20 और ये 25 हो जाता है। अगर ये दोनों दिया रहता तो ये हो जाता है। इसको याद रखना, समकोण त्रिभुज की भुजा होती है, इसको याद रखना। 3 4 5 ये ट्रिपलेट का भी इसमें काम हो गया, इसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 7 पर आइए। 7 को देखिए, सवाल नंबर 7 कहता है एक ठोस घनाभ की भुजाएं 72 75 और 135 है। एक ठोस घनाभ है जिनकी भुजाएं 72 75 और 35 है। तो घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ के आयतन बराबर 72 गुना 75 गुना 135। गुना करने का कोई दरकार नहीं, गुना नहीं करना है, गुना कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। इतना ही लिख दिया। अब सवाल आगे पढ़ते हैं। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है। एक घन का आयतन निकालना है कि इसके आयतन के बराबर है, यानी घन का आयतन भुजा क्यों होता है। तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो उस भुजा क्यूब बराबर इसके आयतन के बराबर होना चाहिए। मतलब भुजा क्यूब इसके आयतन के बराबर होगा। तो हम इसको तोड़ के हम लिखते हैं, 72 को क्या लिख सकते हैं, 9 8 72, 3 गुना 3 गुना 8 होता है, 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब 75 को 5 गुना 5 5 के स्क्वायर गुना 3 लिख सकते हैं। 135 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 27 ये लिख सकते हैं। तो देखिए भुजा बराबर घन का भुजा क्या हो जाएगा, घन का भुजा, घन का आयतन बराबर ये सेम हो जाएगा। तो भुजा बराबर अब क्या निकलेंगे, इसका जोड़ा बना क्यूब बन गया तो 3 हो गया, 3 निकाल लेते हैं।
ये तो क्यूब लगले है तो ये 2 बाहर निकल गए। अब ये 5 का स्क्वायर और 5 एक 5 बाहर निकलेगा। क्यूब है तो 3 जो पूरेगा 1 बनेगा। अब यहाँ पर इसको करना है, यहाँ पर है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब ये तो बन चुका है। यहाँ 27 को क्या लिखिएगा, 3 का क्यूब 3 हो गया। अब 3 दूना 6, 6 पंजे 30, 30 या 90, यानी घन की भुजा हो जाएगा 90। यही आंसर हो गया 90। गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तोड़ के बना सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 8 पर आना है। 8 को देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 8 1-2 बार देखिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, सिर्फ ध्यान देना अच्छे से। 8 नंबर सवाल कहता है कि 8 सेंटीमीटर कोण है, 8 सेंटीमीटर कोण है, इसे 2 घनों के सिरों को मिला दिया। 2 8 सेंटीमीटर का घन है, इसको 2 1 8 सेंटीमीटर भुजा वाला 2 को मिला दिया। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, यानी L बराबर 16 हो जाएगा। लेकिन इसका जो नीचे वाला पार्ट है B बराबर तो 8 होगा और ऊंचाई भी तो 8 होगा, LBH ये 8 ही होगा, सिर्फ लंबाई ये बढ़ेगी। तो हमको कहता है यहाँ पर, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ 2 × LB + BH + HL होता है। बस इस पर पुट कर लीजिए ना, आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ लंबाई बढ़ती है, अगर 3 घन रहेगा तो लंबाई आपका 24 हो जाएगा, 4 घन रहेगा तो अब 32 हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई और ये चौड़ाई दोनों सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 9 पर आइए, 9 को देखिए। 9 नंबर सवाल तो आपका बन गया होगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही इसको बताया गया था आपके क्लास में और आपके एग्जाम में आ गया। विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब विश्राम को छोड़कर, विश्राम मतलब रुकना, रुकने को छोड़ दीजिएगा तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर रुक के चलेगा तो इसकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको कहता है कि एक रेलगाड़ी कितने समय, 1 घंटे में कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। यहाँ पर कारण कुछ नहीं है, तो समय निकालना, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 1 घंटा में 64 किलोमीटर चलेगा, 1 घंटा में 48 किलोमीटर चलेगा, तो कितने का अंतर होगा इसको देखना। 48 2 50, ये 14 16 दूरी हो जाएगा, बटा चाल स्पीड वाला लेना है 64, यानी 1/4 घंटा हुआ। इसको मिनट बनाने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं, यह आपका 15 मिनट आंसर होगा, यही उत्तर होगा। स्पीड वाला चाल लेना पड़ेगा आपको। अगला 10 नंबर सेम उसी प्रकार से। 10 नंबर आपका ये औसत चाल है। औसत चाल बराबर आपको पता है, औसत चाल बराबर आपको पता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। सवाल कहता है 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चाल दिया है तो हमको दूरी बनाना, समय बनाना है। समय बराबर दूरी बटा चाल 6 किलोमीटर प्रति। अगली 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 24 बटा 8 समय बराबर दूरी बटा चाल। फिर अगली 24 किलोमीटर की दूरी, अगली 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर है क्या, देख लेते हैं एक बार। हाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लास्ट वाला है 12 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटा चाल। बस इसको हल करना है, ऊपर 72 हो जाएगा, नीचे इसको 4 बार में, और ये 3 4 3 7 दोनों 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ये उत्तर हो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। ये क्लास में बताया गया था, अब बना सकते हैं अच्छे से। चलिए आगे बढ़िए, सवाल नंबर 11 पर आना है। 11 सवाल में 11 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब दूरी टोटल 90 किलोमीटर है, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी पर चलना चाहता है। अब उसके बाद कहता है वह 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, और समय भी बोल दिया कि 3 घंटा में आपको पहुंचना है, समय 3 घंटा हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर कहता है प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो आधा दूरी चला तो समय कितना खपत हो गया, इसके लिए बात करते हैं। आधा दूरी मतलब 45 चला, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 यहाँ डाल दिए। इसको काटेंगे 9 बार में, इसको काटेंगे 4 बार में। समय 9/4 का खत्म हो गया, यानी इतना समय खत्म, समय बराबर दूरी बटा 4। तो शेष दूरी कितना बचा, शेष दूरी आपका 45 में 90 में से 45 चला गया, 45 बचा। और शेष समय कितना बचा, समय हमको टोटल 3 घंटा लगना है, तो 3 घंटा में 9/4 खत्म कर लिया, तो शेष बचा कितना, इसको 12 में से 9 गया 3/4, शेष समय इतना बचा। तो हमको बोलता है शेष दूरी के लिए चाल क्या होनी चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल आपको बताना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बचा है 45 और समय बचा है 3/4, ऊपर चला जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी को लिख सकते हैं 60 किलोमीटर। यही आंसर होगा 60 किलोमीटर।
एक लाइन में भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है एक लाइन में भी बन सकता है। फिलहाल ऐसे बनाइएगा, जो चीज़ छोड़ना छोड़ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़िए। अलामन अपने घर से पास के शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है। तो यदि वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक समय लगा हो तो रमन के घर से शहर की दूरी क्या है? तो दूरी बराबर हमने सूत्र लिखा था, इस प्रकार से जाने और आने वाला सवाल लेगा। दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर गुना समय होता है। आप कर लीजिए ना, चालों का गुणनफल 50 गुना 45 बटा 5 गुना समय। समय यहाँ पर कितना बोला? 1 घंटा, एक क्या डाल दिए, इसको 10 बार में काट सकते हैं, 450 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। यही आंसर होगा। अगला सवाल उसी प्रकार से 13 नंबर बना सकते हैं। 13 नंबर आप बनाइएगा, 12 की स्पीड से गया तो 12 डाल दिए और 20 से लौटा 20 यहाँ डाल दिए। अब उसका दोनों का अंतर कितना हो गया? 8 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर कहा था 8 मिनट की देरी से पहुँचता है। तो रमन एक स्कूल बस एक गांव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करता था, 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो उसे 10 मिनट पहले जाना पड़ता है। तो गांव से स्कूल तक की दूरी 8 मिनट देरी। और यहाँ पर कहा था अगला दिन, यहाँ पर बोला जा रहा है 10 मिनट पहले। देरी और पहली को हम सिखा चुके, उल्टा में आपको जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए आप, जोड़ेंगे तो कितना? 18 होगा बटा 60 कर लेते हैं बस, क्योंकि घंटा बनाना पड़ेगा इसको 3 बार में काट सकते हैं। अब ये 4 बार में कट गया, 4 दूना 8 हो गया, इसको काटेंगे 9 बार में तो 9 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। ये उत्तर हो गया, 9 किलोमीटर आंसर हो गया। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट से 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में, तो कार की औसत चाल क्या? औसत चाल बराबर आपको पता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। क्लास में बता चुके हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, औसत चाल। तो यहाँ पर दूरी यहाँ पर बोला 35 किलोमीटर की यात्रा 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, दूरी और समय हो गया, लेकिन इसको घंटा बनाना पड़ेगा। अगले 69 किलोमीटर की यात्रा, दूरी ऊपर लिखना है, नीचे समय लिखना। 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में, ये 60 हो गया। इसको हल करना आंसर होगा, इसी को हल करना उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती थी, रेलगाड़ी की 40 का आंसर देंगे। आंसर क्या होता है इसको बनाएंगे। 15 में बना लीजिएगा। 16 पर चलते हैं। 16 नंबर सवाल का था, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पास कर जाती था, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार कर जाती थी, रेलगाड़ी की चाल क्या है? ये सवाल तो बहुत तुरंत बना लिए होंगे, बहुत आसानी से बना लिए होंगे। तो सवाल का था 16 नंबर, एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पास कर गया। समय बोला कि 5 सेकंड। बिजली के खंभे को जब पास करता है तो सिर्फ ट्रेन की दूरी होता है, तो दूरी इसमें नहीं दिख रहा है तो छोड़ दिए। उसके बाद कहा था अगले 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पास कर गया। समय बोला 35 सेकंड में पास कर गया। 600 मीटर लंबे पुल को, दूरी हो गया 600, दूरी का अंतर, इसमें दूरी तो है ही नहीं, और दूरी का अंतर और समय का अंतर चाल देगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी सिर्फ 600 आ गया, 600 डाल दिए। और यहाँ पर इसका अंतर कितने, अंतर यहाँ पर 30 आ गया, 30 डाल दिए। इसको डाल सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुना कर लिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया। ये उत्तर हो गया 72। समझ में आ गया आपका आंसर 72, क्योंकि क्लास में शॉर्टकट फॉर्म बताया गया है। इसको बहुत स्लो से हम सवाल बताए हुए क्लास में, तो ये बन सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर आएगा। सवाल में 17 पर आइए। जो कंटिन्यू टेस्ट नहीं देते कृपया करके टेस्ट दिए, आपको बहुत फायदा होगा। टेस्ट नहीं देंगे तो दिक्कत होगा आपको। सवाल नंबर 17 नंबर सवाल कहता है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पास कर जाती है। चाल बोला 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय बोला कि 36 सेकंड में पास किया। समय ये 36 सेकंड में ये पास कर गया। उसका इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, इसका दूरी अगर बाई चांस x है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 36 सेकंड में एक पुल को पास किया। एक पुल को पास करता है तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई हम t कर लेते हैं और पुल की लंबाई p। फिर बोलता है इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो 100 मीटर छोटी है, पहला ये t था 100 मीटर छोटा, इसी पुल को p यहाँ डाल दिए, तो पास करने में 100 मीटर छोटी है, पास करने में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। तब कहता है कितने समय में पास कर जाएगी, यह समय बताना है, समय वट।
ये समय बराबर वट। तो पहले देख लीजिए, इधर समय दिया है, समय बराबर हम कर सकते हैं समय बराबर दूरी बटा 4, तो टी प्लस पी बटन 90, ये 90 है तो 18 पंच 90 पचे 25, ये 25 से लिख सकते हैं। तो टी प्लस पी 36 गुना 25 कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या? 36 गुना 25 करेंगे। अब इसको गुना करने के बाद ये जो भी आ जाएगा इसको लिखेंगे, लगभग 400 आएगा, 400 लिख देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप समय चाहिए, समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी बटा 4 कीजिएगा तो यहाँ गुना करना है टी प्लस पी, इसको टी प्लस पी माइनस 100 हो जाएगा। तो दूरी आपका बाई चांस कुछ निकला गुना करके आप लिख लेंगे, समय बराबर दूरी बटा 4 टी प्लस पी का वैल्यू 400, 400 में गया 300 बटा 4 45 हो गया। इसको 5 बटा 18 से गुना कर सके, 18 ऊपर चला जाएगा। बस 9 दूना 9 पचे 45, 9 दूना 18, इसको 60 बार में काट सकते हैं। इसको हल करेंगे 36 आ रही है, इसको हल करेंगे 36 सेकंड आपका, तब इसको गुना करने में कुछ अलग होगा। जो भी आ जाएगा गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ 900 आएगा, गुना कीजिएगा 900 आएगा। प्रोसेस वही, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 900 डाल सकते हैं, 900 में गया 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, काटने के बाद आपका जो भी आंसर होगा हल करेगा। प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, 800 आ जाएगा, इसको हल करना है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पढ़ाइए। अगला सवाल यहाँ पर कहता है 17 तो हो गया, 18 एक समान चाल से, ये तो सवाल बन जाएगा, ये हम ऊपर बता चुके हैं। 16 नंबर जो था वही 18 नंबर है, सेम बन जाएगा। 18 बना लीजिएगा। 19 नंबर भी सेम है, एक बना ही देते हैं, एक बना देते हैं, उसके बाद फिर बनाते रहेंगे। सवाल नंबर यहाँ पर चलेंगे, 18 को हम बना देते हैं, 18 को बना देते हैं। 18 नंबर सवाल का था, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पास किया, ये समय सेकंड है, ये मीटर दूरी है। फिर उसके बाद बोलता है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पास करिए। कुछ नहीं करना, दूरी का अंतर समय का अंतर चाल देता है, तो चाल बराबर आप निकाल लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। 120 162 ये 42 हो जाएगा दोनों का अंतर, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 14 मीटर प्रति सेकंड हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने 18/5 से गुना कर लीजिए, हल करेंगे आपका 50.4 हो जाएगा। ये उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इतने काम करना और कुछ नहीं करना। क्लास में इसको तो बहुत डीप गए हुए थे, जो क्लास किए तो उसको दिक्कत कभी नहीं हो, बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल 19 हो जाएगा। 20 देखिए, 20 से लेकर आपका कंटिन्यू 26 तक ये आराम से बन जाएगा। 20 नंबर हम हिंट्स दे देते हैं। 20 नंबर है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, तो a अनुपात c चाहिए। इसको लिख सकते हैं a बटा b बराबर 3/2, इसको लिख सकते हैं b बटा c बराबर 5/4। यहाँ a है, गलती से वो मिसप्रिंट हो गया। a अनुपात c फर्स्ट और लास्ट चाहिए, दोनों को सिर्फ गुना कर लिए, 3/2 5/4, ये 15:8 हो जाएगा। ये उत्तर का बटा हो गया तो आंसर हो गया 15:8। जो क्लास किए फटाफट बना सकते हैं। 21 से बन जाएगा, 22 से बन जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 भी आपसे बन जाएगा, 25 26 नंबर सिर्फ क्या किया है, 26 नंबर कुछ नहीं है, या मशीन है, MACHIN। देखिए इसको लिखा गया 19 कैसे लिखा, 13 प्लस 6 कर लिया, उसके बाद 7 यानी 6 प्लस करके उसका नंबर कर दिया। हिंट्स दे देता, आप बना लीजिएगा। अगला 27 पर आइएगा। 27 नंबर का आता है, 6 प्लस किया है 26 में। 27 नंबर कुछ नहीं करना, सबको जोड़ के 5 से गुना करना है, सबका नंबर लिख लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, 5 से गुना करिए। होटल HOTEL, होटल 8 15 20 5 12, सबको जोड़ लीजिए और 5 से गुना कर लीजिए। इसी को लिखा गया है, इसी तरह लिखा गया, आप बना लेंगे इसको। 28 नंबर सवाल का आता है पेपर PAPER, पेपर, इसको P का नंबर 16 1 16 5 R का नंबर 18, सबको जोड़ लिए, जोड़ने के बाद 5 से भाग किया गया, 5 से भाग किया गया, आपका आंसर पूरा जाएगा। इसी तरह आपको बना लेना। आप घर में हल करोगे, मेरे भरोसे नहीं रहोगे, हम हिंट्स दे दिया, आप बनाओगे घर में इसको। अगला सवाल 29 A बराबर 2 लिखा गया, यानी A का नंबर 1 होता है, इसको 2 लिख दिया। B बराबर 4 लिखे, यानी डबल कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है LEAD। L का नंबर 12, तो 12 डबल कर दिया तो 24 लिख दो। E का नंबर 5 2 10, A का नंबर 1 तो 2, D का नंबर 4 2 8, सबको जोड़ लीजिए, आंसर हो जाएगा। ये 34 2 36 36 8 44 आपका आंसर हो गया।
अगला सवाल कहता है यदि काला को सफ़ेद बोला जाए, इस तरह के सवाल को नीचे पढ़ता। आसमान का रंग कैसा होता है? आसमान का रंग नीला है, नीचे में लिखा हुआ है, तो नीला का अर्थ हरा है, इसलिए हरा हो जाएगा। हरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, हरा आंसर हो गया। अगला सवाल 32 नंबर कहता है, नीचे सबसे निचला लाइन पर आना है। नीचे में बोला जाए दूध का रंग क्या होता है? दूध का रंग व्हाइट होता है, सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद को क्या कहा? सफ़ेद को कुछ कहा ही क्या? सफ़ेद को, हाँ यहाँ पर बोला जा रहा है यदि सफ़ेद को आकाश कहा जाए, सफ़ेद को आकाश, तो आकाश आंसर हो गया, एकदम बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, उसी प्रकार जिस प्रकार गिलास का संबंध खाली से उसी प्रकार सीट का संबंध क्या है? गिलास खाली होता है, सीट रिक्त होता है, रिक्त सीट बोला जाता है, सीट को रिक्त बोला जाए। जिस प्रकार ईंट का संबंध, ईंट मिलकर दीवार बनता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर कहता है 35 नंबर सवाल कहता है उसी प्रकार पेड़ एकजुट होकर जंगल बनता है, इसलिए जंगल हो गया। अगला, जिस प्रकार मनुष्य का संबंध घर से उसी प्रकार मांद का संबंध शेर से, शेर मांद में रहता है, आंसर होगा। जिस प्रकार जूल का संबंध ऊर्जा से है उसी प्रकार पास्कल संबंध दबाव से होता है, दबाव। अगला है, जिस प्रकार गर्दन में टाई पहनते हो उसी प्रकार कमर में बेल्ट पहनते, बेल्ट आंसर हो गया। जिस प्रकार कॉलेज में विद्यार्थी रहता है उसी प्रकार अस्पताल में रोगी रहता है, ऐसा हम डॉक्टर दे देना। कॉलेज में विद्यार्थी रहता है, और यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर आपका है कि अस्पताल में डॉक्टर रहता है, डॉक्टर की संख्या कम है। डॉक्टर आ जाएगा टीचर की कैटेगरी में, लेकिन रोगी स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। 40 पर आएंगे, 40 को बना लेते हैं। 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 नंबर सवाल कहता है, 40 नंबर ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर कहता है, पी की माँ की पुत्री है। पी की माँ क्यू की पुत्री है, तो पी की माँ जो है क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री हो गया। पी की माँ क्यू की पुत्री है। पी की चाची, तो पी की चाची बनाने के लिए पहले ज़रूरत किसका पड़ता है? चाची बनाने के लिए पहले पिताजी की ज़रूरत पड़ता है। पिताजी का भाई बन गया तो चाचा हो गया, चाचा हो गया तो चाची खोजने के लिए शादी करा दी, चाची हो गया। पी का चाची आर है, तो यहाँ पर आर दे दिए, यहाँ फीमेल हो गया चाची। तो बताइए कि आर है, और उसके बाद कहता है पी के चाची आर है और क्यू की बहन एस है। क्यू की बहन का नाम एस है, यहाँ एस डाल लिए, माइनस हो गया। तब कहता है एस से आर का क्या संबंध? एस से आर का, तो एस से चलिए आर तक पहुँचिए। इसका ये कौन है यही पता नहीं है। अगर ये भाई होगा तो भाई कहलाएगा, लेकिन बहन होगा तो पता नहीं चलेगा, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। यहीं पर इसका यहाँ से चलेंगे, लेकिन आपको पता ये भाई है या बहन हमको पता नहीं चल रहा है। अगर देखिए यहाँ पर भाई बहन होगा तो यहाँ पर भाई मानिएगा तो भाई हो गया, ये आपका भाई का बेटा आपका क्या कहलाएगा? भतीजा। अगर यहाँ बहन होगा तो ये दूसरा चीज़ हो जाएगा, इसलिए क्लियर नहीं है, इसलिए आंकड़े अधूरा है, यही आंसर होगा। 41 पर आइएगा, 41 पर आएंगे। 41 नंबर कहता है, ध्यान दीजिए 41। ए का पिता बी का दामाद है। ए का पिताजी जो है, ए का पिताजी बन गया, बी का दामाद है। ए का पिता बी का दामाद है, तो बी का दामाद इसको बनाना है। तो इसका मतलब है कि ए का पिताजी बी का दामाद है, तो बी यहाँ पर बन गया, बी की बेटी होगी और इसका ये शादी हो जाएगा। ए का पिता बी का दामाद है, बन गया, बी का दामाद बन गया। सी जो कि ए की बहन है, सी ए की बहन हो गया। पी की पुत्री है, तो पी की पुत्री है, सी ए की बहन है, पी की पुत्री है, तो पी की पुत्री है तो इसकी भी पुत्री हो सकती, इसकी भी पुत्री हो सकती। तो पी कौन है? या तो इसका बाप हो सकता है पी, या हो सकता है माँ। कन्फ्यूजन है, पता नहीं चल रहा है। बाप भी होगा तो पुत्री कहलाएगा, माँ भी होगा तो पुत्री कहलाएगा। पी का बी से क्या संबंध है? पी जो है, पी का बी से क्या संबंध है? अगर यहाँ पर होगा तो इसकी बेटी कहलाएगा, अगर यहाँ पर होगा तो दामाद कहलाएगा। यही तो क्लियर नहीं है, यही तो पता नहीं चल रहा है, इस कारण से आंकड़े अधूरा है, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल में 42 पर आना है। 42 नंबर सवाल कहता है, रीता ने अंजलि से कहा, रीता ने अंजलि से कहा, कल मैं अपनी माँ, कल जो है अपनी माँ बना दी है, कल अपनी माँ की माँ
माँ की माँ हो गया। कल मैं अपनी माँ की माँ के एकलौते दामाद, माँ की माँ हो गया तो एकलौता दामाद होगा, जिसकी बेटी का पति होगा, यही दामाद। एकलौते दामाद के पुत्र, मतलब दामाद का पुत्र मतलब इसका भाई होगा, दामाद का बेटा हो गया क्योंकि बेटी इसका। पुत्र के जन्मदिन में शामिल हुआ था, मतलब इसके जन्मदिन में शामिल हुआ था। तो बताइए रीता उस व्यक्ति का कौन है जिसका पार्टी था। तो व्यक्ति का कौन है, बहन, इसीलिए आंसर बहन होगा, ये उत्तर बहन हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले आते हैं 43 पे। 43 नंबर सवाल का था, मोहन अपने बस स्टॉप के लिए सामान्यतः 15 मिनट पहले निकलते हैं। सवाल का था मोहन अपने बस स्टॉप के लिए सामान्यतः 15 मिनट पहले निकलते हैं। इसका मतलब हो गया कि हर रोज़ वो 15 मिनट पहले निकलता है, लेकिन आज 15 मिनट लेट निकला। 15 मिनट पहले निकलते हैं, इसका मतलब रोज़ जो है, रोज़ जब निकलता है 15 मिनट पहले, लेकिन आज 15 मिनट बाद निकला है, और रोज़ 15 मिनट पहले निकलता है। तो आज कितना बजे निकला हम उसको पता कर लेते हैं, तो रोज़ का टाइम निकल जाएगा। बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगता है, तो बस स्टॉप पहुंचने में बस स्टॉप निकला है, उसको 10 मिनट निकला है, 10 मिनट लग गया, 10 मिनट प्लस हो गया, ठीक है। 10 मिनट लगते हैं, वो 8:40 में बस स्टॉप पहुंच गया, 8:40 में बस स्टॉप पहुंच गया, तो इसका मतलब 8:30 में वो घर से निकला होगा। आज घर से 8:30 में निकला होगा, तो 8:30 में निकला होगा, तो सामान्यतः कितने बजे निकलता है, आज 8:30 में निकला, लेकिन 15 मिनट पहले ही निकल गया। इसका मतलब रोज़ जो है 15 मिनट बाद में निकलता होगा, 15 मिनट बाद में निकलता होगा। इसका मतलब ये 8:45 में निकलता होगा, 8:45 हो गया। तब आंसर पूछा जा रहा है कि एक बस स्टॉप के लिए सामान्यतः कितने, 8:45 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आइए, अगला सवाल का आता है यहाँ पर, अच्छा अगला सवाल फिर से बोला, प्रवीण दफ्तर के लिए 9:15 पर चलना प्रारंभ किया। फिर दूसरा सवाल आ गया, प्रवीण दफ्तर के लिए 9:15 पर चलना प्रारंभ किया, 9:15 पर दफ्तर ऑफिस के लिए स्टार्ट किया। उसके बाद 9:55 में वो पहुंच गया, 55 मिनट पर पहुंच गया, तो समय कितना लिया, समय आपका 30 मिनट लिया। 9:55 पर पहुंच गया तो 40 मिनट लिया ना, सॉरी 40 मिनट लिया, समय यहाँ 40 मिनट ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पर कहता है बुधवार को उसने शुक्रवार की अपेक्षा 5 मिनट लेट गया, बुधवार को शुक्रवार से 5 मिनट लेट गया, यानी जो ये टाइम होगा 5 मिनट प्लस होगा, 5 मिनट लेट गया। अब उसका सप्ताह के 5 दिन में से उसने 3 दिन चलना सही समय पर चलना शुरू किया। 5 दिन, सप्ताह में 7 दिन होता, 7 दिन में से 5 दिन यह सही समय पर 5 दिन में से 3 दिन उसने सही, 5 दिन वो चला, 5 दिन में से वो 3 दिन सही समय पर गया, तो 3 दिन सही समय गया तो 2 दिन गलत होगा, यानी 2 दिन वो गलत टाइम पर गया, 2 दिन लेट से हो गया। सप्ताह में 7 दिन होता लेकिन 5 दिन हो गया, 3 दिन वो गलत टाइम पर गया। तो हमको पूछा जा रहा है तो उसने कितने दिन सही समय पर चलना शुरू किया, तो 3 दिन सही समय पर शुरू किया, तो 3 दिन आंसर हो जाएगा। क्लियर बोला जा रहा है कि सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन उसने, अच्छा 3 दिन देरी से, उल्टा लिखा गया, 3 दिन देरी से गया, 3 दिन देरी से गया, तो सही समय कितना होगा, सही समय 2 दिन होगा, यही आंसर होगा 2 दिन, उल्टा हम पढ़ लिए 2 दिन हो गए। अगला सवाल कहता है बुधवार को उसने कितने बजे चलना शुरू किया, बुधवार को शुक्रवार का ठिकाना नहीं कब बजे गया, तो बुधवार को कहाँ से पता चलेगा, इसीलिए आपका आंसर आंकड़ा दोहरा हो जाएगा। 46 बना सकते हैं, 47, 48, ये सारा चीज़ बन जाएगा, ये बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर से जय हिंद।